हेलो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th, हाउ आर यू ऑल। पिछले वीडियो में हमने बात की थी आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स की। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर इसके बाद साइंस का दे दीजिए, तो लीजिए आपके लिए मौजूद है क्लास 7th का साइंस का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 का पेपर। अब आपको अगर पूरे मार्क्स लेने हैं तो आपको एक काम और करना है। इस पेपर को देखने के बाद आपको जो PP1 का एग्जाम का पेपर है, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको एक बार जरूर देख के जाना, क्योंकि दोनों पेपर्स में जो क्वेश्चन कॉमन है वो तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है ही, और दोनों क्वेश्चन के पेपर जो है वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पेपर 1 में थे, PP1 के, और हाफ ईयरली में सबको करके जाइए। इसके अलावा आप अपना सारा सिलेबस करके जाइएगा। यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। सिलेबस की जहाँ तक बात करूँ तो आपके 12 चैप्टर्स हैं साइंस की टेक्स्ट बुक में, तो मैंने यहाँ पर पहले 6 चैप्टर ले रखे हैं। अगर आपका सिलेबस थोड़ा-सा अलग है तो आप उन क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हैं जो चैप्टर्स आपके पेपर में नहीं आ रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका साइंस का क्वेश्चन पेपर। और सबसे पहले आपको मिलेगा इसमें सेक्शन ए, जिसमें आपको मिलेंगे एमसीक्यू 15। पहला क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। एक सॉल्यूशन जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। पहले आपको देखना चेंज हो क्या रहा है, रेड से ब्लू में जा रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो सॉल्यूशन है वो बेस है। मैंने आपको चैप्टर में भी समझाया था कैसे याद रहेगा। बी से बेस, बी से ब्लू। अगर आपका एंड में ब्लू कलर आ रहा है तो वो जो काम कर रहा है वो बेस कर रहा है, और अगर खतरे का निशान यानी कि रेड कलर आ रहा है तो वो जो सॉल्यूशन है वो आपका एसिड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बेस डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक। अब हम क्या डालें इसके अंदर कि जो चेंज है वो रिवर्स हो जाए, यानी कि उल्टा हो जाए, यानी कि एसिडिक हो जाए वापस मीडियम। तो लाइम वाटर, बेकिंग सोडा, विनेगर और कॉमन सॉल्ट, ये तो न्यूट्रल सब्सटेंस है, इसको छोड़ दीजिए, बाकी दोनों बेस हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा विनेगर। सेकंड क्वेश्चन है, विच मेटल इज कॉमनली यूज्ड टू मेक फूड पैकिंग मटेरियल्स एज इट इज चीपर एंड थिन शीट कैन बी फोल्डेड इजीली इनटू एनी शेप। वो आई एम श्योर आपने फॉइल पेपर यूज किया होगा, सबको पता है वो फूड पैकेजिंग के लिए काम में आता है। तो फॉइल पेपर किससे बनता है सबको पता है, दैट इज एल्यूमिनियम, क्योंकि ये आसानी से शीट में कन्वर्ट हो जाता है, इसकी मेलेबिलिटी बहुत अच्छी है। थर्ड, विच प्लास्टिक सॉरी विच मटेरियल इज एन इंसुलेटर। इनमें से कौन सा इंसुलेटर है। इंसुलेटर वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। तो इनमें से नॉर्मली जो मेटल्स होते हैं वो सारे कंडक्ट करते हैं। आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर तीनों मेटल है और ये कंडक्ट करते हैं। तो बेसिकली आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा प्लास्टिक। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज कौन कौन सा है इनमें से। द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस मे और मे नॉट चेंज। तो फिजिकल चेंज में स्टेट तो चेंज होती है और नहीं भी हो सकती है। अ सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज फॉर्म। अगर एक सब्सटेंस नया बन गया जिसकी अलग प्रॉपर्टी है वो केमिकल चेंज हो गया दोस्तों। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, तो ये सही है। और द सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल रिएक्शन, नहीं ऐसा नहीं है, केमिकल रिएक्शन के अंदर जाएगा तो वो केमिकल चेंज हो जाएगा। सो बेसिकली आपके आंसर्स हैं फर्स्ट और थर्ड। अब यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड कहाँ है, ये है आपका सी ऑप्शन। ये आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन हो, ध्यान रखना। फिफ्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैचेस फायर व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद वाटर। तो एक मेटल ऐसा है जिसको हम केरोसिन में डुबो के रखते हैं, क्योंकि अगर वो हवा के कांटेक्ट में आता है तो वो आग पकड़ लेता है, और वो है खतरनाक सोडियम। सिक्स, एन एग्जाम्पल ऑफ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होता है, जो स्मेल को डिसअपियर कर देता है, जिससे हम पता सूंघ कर पता लगा सकते हैं कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। तो टर्मरिक, रेड रोज, अनियन और विनेगर, इनमें से आपका अनियन जो है वो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है। सेवंथ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। इनमें से क्या है, बर्निंग ऑफ वुड, नहीं, नया सब्जेक्ट बन जाए, नया सब्सटेंस बन जाएगा। रस्टिंग ऑफ आयरन, नया सब्सटेंस बन जाएगा। मेल्टिंग ऑफ आइस और कर्लिंग ऑफ, नहीं तो नया सब्सटेंस बन जाएगा। तो अगेन ऑप्शन सी यानी कि मेल्टिंग ऑफ आइस इज करेक्ट। एट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ अ स्विच। स्विच का काम क्या होता है, मेक द लैम्प ग्लो, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, स्टोर एनर्जी, या ब्रेक और कंप्लीट द सर्किट। तो उसका मेन काम होता है सर्किट को बनाना या सर्किट को ब्रेक करना। नाइन्थ क्वेश्चन है, द ब्राउन डिपॉजिट ऑफ आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर। जो जंग लगती है ना, हवा हवा और पानी के कांटेक्ट में आके आयरन जो है उसको रस्ट लग जाती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज रस्ट।
जल्दी से आगे बढ़ेंगे। 10th क्वेश्चन है द स्टेज ऑफ लाइफ बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। बचपन और बड़े के बीच में क्या आती है? नहीं, जवानी नहीं आती है। दिस इज कॉल्ड इन्फेंसी, प्यूबर्टी, एडोलेसेंस या ओल्ड एज। दिस इज कॉल्ड एडोलेसेंस, जिसको हम किशोर अवस्था बोलते हैं, जो आपका टीन एज है। 11th इज सोप इज क्या है? एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है या सार है? तो सोप जो है वो बेसिक होता है नेचर में, so बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 12th is which of the following metals is liquid at room temperature? वेरी गुड क्वेश्चन। मेटल्स नॉर्मली सॉलिड होते हैं, लेकिन एक मेटल ऐसा है जो रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड है, और वो है इसको आपने कहाँ देखा है? आपने इसको थर्मोमीटर के अंदर देखा है, दैट इज कॉल्ड मर्क्यूरी। थर्ड इज द वॉइस बॉक्स इज ऑल्सो नोन एज लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया या ब्रोंकाई। तो इसको हम बोलते हैं लैरिंग्स। 14th, ये आप आपके एडोलेसेंस वाले चैप्टर से। 14th इज विच प्रॉपर्टी अलाउज मेटल्स टू बी बीटन इनटू शीट? कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें हम मेटल को पीट पीट के और उसकी शीट बना देते हैं? डक्टिलिटी, इसका मतलब होता है वायर्स का बनाना। मेलेबिलिटी, ये शीट्स बनाना होता है। सोनरिटी मतलब उसकी खनक। और ब्रिटलनेस मतलब चूर चूर हो जाना। ये नॉर्मली नॉन मेटल्स में होता है। तो शीट्स बनना होता है मेलेबिलिटी, करेक्ट ऑप्शन बी। देन विच गैस सपोर्ट्स कंबशन? कंबशन क्या होता है? जलना। आप ये जो ऑक्सीजन की का प्रेजेंस में जो केमिकल रिएक्शन होती है, उसमें हम बेसिकली हम कहते हैं आग जलने के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या आर्गन? द करेक्ट आंसर इज ऑक्सीजन। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। आपको इसको आंसर देना है 32-50 वर्ड्स में। पहला क्वेश्चन है, एक लिक्विड सैंपल लिया है लेबोरेटरी में एंड वाटर टेस्टेड अंडर वेरियस कंडीशन। तो इंडिकेटर जब उन्होंने यूज किया रेड लिटमस, तो उसमें कोई चेंज नहीं आया। रेड लिटमस में अगर कोई चेंज नहीं आया, और ब्लू लिटमस जो है वो रेड हो गया। अल्टीमेटली रेड होने का मतलब ये है कि वो जो मीडियम है वो एसिडिक होना चाहिए। और टर्मरिक जो है उसमें चेंज कोई नहीं आया कलर में, तो इसका मतलब ये है कि जो आपने ले रखा है लिक्विड, वो लिक्विड एसिडिक होगा नेचर में, क्योंकि एसिड जो है वो एसिड के साथ जब हम रिएक्ट करेंगे तो वो रेड लिटमस जो है वो एसिडिक मीडियम के साथ रिएक्ट नहीं करता, ब्लू लिटमस करता है। सेकंड क्वेश्चन है इन फिगर 3.20, ये भी आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। इन विच केसेस द लैंप विल नॉट ग्लो व्हेन द स्विच इज प्योर? अभी स्विच दोनों ही केस में ऑफ है। जब हम इसको ऑन करेंगे तो करंट बहना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है ये है एलईडी। एलईडी जो है एक खास किस्म का आप ये कह लीजिए, इसमें एक क्वालिटी है कि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जो है करंट को फ्लो करने देता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब ये जो एलईडी है यहाँ पर है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, यहाँ पर है पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये एलईडी तब तक ग्लो नहीं करेगी जब तक पॉजिटिव टर्मिनल से ना ऐड हो जाए या जुड़ ना जाए। मतलब पोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का और ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आपकी जो एलईडी है वो ग्लो नहीं करेगी। यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, तो जब स्विच ऑन होगा ये एलईडी आपकी ग्लो करेगी। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई आर ओनली अ फ्यू मेटल सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी? कौन क्यों ऐसा क्यों है कि कुछ ही मेटल जो है उनकी ज्वेलरी बनती है, बाकी सब मेटल्स की नहीं बनती है? तो जो ज्वेलरी मेटल्स होती हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव होती हैं, उनमें बहुत शाइन होता है, कलर होता है। उनको आसानी से शीट में या वायर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि वो टूटे ना। और ये जो है इसमें जंग भी नहीं लगनी चाहिए, ना ही ये वक्त के साथ ये कालापन इनमें आना चाहिए, टार्निश नहीं होना चाहिए। इसलिए इस तरह की मेटल जिनमें ये सारी क्वालिटीज़ हों वो बहुत ही रेयर और वैल्यूएबल होती हैं। और इसलिए कुछ ही मेटल्स हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम इस काम के लिए इस्तेमाल की जाती है। फोर्थ क्वेश्चन है इज कर्डलिंग ऑफ मिल्क अ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज? जस्टिफाई करना है, मतलब दूध से दही एक बार बन गया तो वो फिजिकल है या केमिकल है? हम सबको पता है दूध से अगर दही एक बार बन गया तो इस प्रोसेस को रिवर्स नहीं किया जाएगा। दही से हम वापस दूध नहीं बना सकते, तो ये होना एक केमिकल चेंज चाहिए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि केमिकल चेंज है। ये क्यों है? क्योंकि एक नया सब्सटेंस कर्ड बन जाता है, जिसमें एक्चुअली क्या होता है, जो आपका मिल्क है उसकी उसमें बैक्टीरिया और एसिड का अटैक होता है, और ये चेंज जो है इरिवर्सिबल होता है। इसमें स्मेल भी बदल जाती है, टेस्ट भी बदल जाता है, और केमिकल जो है उसमें कंपोजिशन भी बदल जाती है, इसलिए इसको केमिकल चेंज कहा जाता है।
फिफ्थ क्वेश्चन है अनस्क्रैम्बल द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द डिस्चार्ज ऑफ ब्लड इन एडोलेसेंट गर्ल्स व्हिच जनरली ऑकर्स एवरी 28 टू 30 डेज इज कॉल्ड। तो यहाँ पर इन्होंने इसको इस तरीके से करके दे रखा है। जम्बल्ड में हमें उसको सही करके लिखना है और जो फीमेल्स होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, उनको हर 28-30 डे के बाद पीरियड आते हैं और दैट इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। उसको मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। तो यहाँ पर अभी मैं लिख के दिखाऊँगा मेंस्ट्रुएशन। और द हार्शनेस ऑफ इन द वॉइस ऑफ एडोलेसेंट बाय बॉयज़ इज़ ड्यू टू इनलार्ज्ड दैट। लड़कों की आवाज़ जो है वो थोड़ी-सी ज़्यादा भारी होती है और उसका मेन कारण जो है वो है आपका यहाँ पर वॉइस बॉक्स। तो इस तरीके से आप इन दोनों के आंसर लिख सकते हो। फर्स्ट वाले का है मेंस्ट्रुएशन, सेकंड वाले का है वॉइस बॉक्स। ये भी आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन। नेक्स्ट है यू आर प्रोवाइडेड विद 3 आयरन नेल्स ईच डिप्ड इन ऑयल, वाटर एंड विनेगर। तो 3 आयरन के नेल्स ले रखे हैं, कीलें ले रखी हैं और उसको एक को डाला है ऑयल में, दूसरे को पानी में और तीसरे को विनेगर में। व्हिच आयरन नेल विल नॉट रस्ट एंड व्हाई? इन तीनों में से किसको जंग नहीं लगेगी और क्यों? देखिए, पहले जो हमने पानी में डाला है, हमें मालूम है पानी और हवा दोनों का मिक्सचर अगर मिल जाता है वाटर को तो उसमें रस्ट बन जाती है, तो वाटर वाला तो केस गया। विनेगर जो है वो एसिड है और एसिड जो है आयरन को नुकसान पहुँचाएगा। अब आयरन जो ऑयल में डिप्ड है, ऑयल क्या करेगा उसके चारों तरफ एक लेयर बना देगा जिसकी वज़ह से पानी और हवा दोनों ही आयरन के कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाएँगे एंड एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ दिस ये वाला जो ऑयल में डिप्ड है इसको रस्ट नहीं लगेगी। तो आप आंसर लिख सकते हैं द नेल डिप्ड इन द ऑयल विल नॉट रस्ट। रीज़न क्या है? रस्टिंग नीड्स वाटर एंड ऑक्सीजन। ऑयल फॉर्म्स अ कोटिंग दैट प्रिवेंट्स कॉन्टैक्ट विद वाटर एंड एयर प्रोटेक्टिंग द नेल। बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। ये 3 मार्क्स की क्वेश्चन है, थोड़ा-सा ज़्यादा आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, 50 वर्ड से थोड़ा-सा ज़्यादा। फर्स्ट है रमेश एन 11 ईयर ओल्ड बॉय, ये भी आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। डेवलप्ड अ फ्यू पिंपल्स ऑन हिज फेस, 11 साल के लड़के के चेहरे पे पिंपल्स आ गए हैं। हिज मदर टोल्ड हिम दैट दिस इज बिकॉज़ ऑफ ऑनगोइंग बायोलॉजिकल चेंजेस इन हिज बॉडी। मतलब मम्मा बोल रही है उसकी कि आपके शरीर में कुछ चेंजेस हो रहे हैं जो टीनेज के चेंजेस में होते हैं। टीनेजर्स की एज में। तो व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीज़न फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज़ पिंपल्स ऑन फेस? क्यों हो रहे हैं ये? एंड व्हाट कैन ही डू टू गेट सम रिलीफ फ्रॉम दीज़ पिंपल्स? तो ये क्यों हो रहे हैं और इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए? तो क्या पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं? हार्मोनल चेंजेस, हमने कई बार सुना होगा बहुत सारे लोगों के मुँह से कि हार्मोन्स बदल रहे हैं, हार्मोन चेंज हो रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है एडोलेसेंस में आपके शरीर में कई सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वज़ह से ऑयल प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है और जो आपके फेस पे और बाकी बॉडी के जो छोटी-छोटी तो बहुत छोटे-छोटे पोर्स हैं, वो क्लॉग्ड हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं और जो बैक्टीरिया है वो कॉज़ करता है पिंपल्स को। अब इससे रिलीफ कैसे मिल सकता है? आपको अपने चेहरे को बार-बार धोना होता है, वो भी ज़्यादा तेज़ साधन से नहीं, कोई माइल्ड क्लींज़र लेना है आपको और पिंपल्स फोड़ने नहीं है। अगर आपने पिंपल्स फोड़े तो एक जगह का बैक्टीरिया दूसरी जगह जाएगा। तेल वाला खाना ज़्यादा ना खाएँ, पिज़्ज़ा, बर्गर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और कीप हेयर एंड हैंड अवे फ्रॉम फेस। अपने बाल और अपने तो अगर आपके लंबे-लंबी जीलतें हैं तो उन जीलतों को थोड़ा-सा काट लीजिए और अपने हाथों को फेस पे ज़्यादा ना लगाएँ और आपको क्या करना है, ऐसी चीज़ें को इस्तेमाल करना है, प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है, जो आपके पिंपल्स को रोक सके। डॉक्टर को कंसल्ट कीजिएगा, डर्मेटोलॉजिस्ट को अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है तो। सेकंड है सम चेंजेस आर गिवन हियर राइट फिजिकल चेंज इन द एरिया मार्क्ड इन ए। तो यहाँ पर आपको फिजिकल चेंज लिखना है, यहाँ पर आपको केमिकल चेंज लिखना है और सी में आपको लिखना है, क्या लिखना है सी में? जो दोनों फिजिकल और केमिकल चेंजेस दोनों हों, वहाँ पे आपको ये लिखना है। जैसे यहाँ पर लिख रखा है प्रोसेस ऑफ बर्निंग अ कैंडल, तो टीयरिंग ऑफ पेपर, रस्टिंग है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, मेल्टिंग ऑफ आइस, फोल्डिंग ऑफ क्लोथ्स, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम एंड मिक्सिंग ऑफ बेकिंग सोडा विद विनेगर। तो यहाँ पर आपको ये कुछ प्रोसेस दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन-कौन सा कहाँ-कहाँ है। अब मैं इतनी जगह छोटी जगह यहाँ तो नहीं लिख पाऊँगा, मैं आपको सीधा आंसर बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यानी कि फिजिकल चेंजेस में, तो इसमें आपका टियरिंग ऑफ पेपर, मेल्टिंग ऑफ आइस, फोल्डिंग ऑफ क्लॉथ, ये तीनों फिजिकल चेंजेस हैं क्योंकि आप एक बार कपड़े फोल्ड करके वापस उसको ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हो। केमिकल चेंजेस कौन-कौन से हैं? रस्टिंग, एक बार रस्ट लग गई तो उसको आप बदल नहीं सकते हो, फिर आपको रस्ट को झाड़ना ही पड़ेगा। कर्डलिंग ऑफ मिल्क और बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, ये तीनों के अलावा आप अगर बेकिंग सोडा और विनेगर को देखोगे, उनको मिक्स करोगे और फ्रूट को एक बार पका लोगे तो वापस उसको कच्चा नहीं कर सकते हो। ये सारे जो है केमिकल चेंजेस हैं और दोनों कौन-कौन से हैं? पहला है
प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ अ कैंडल। तो वैक्स जो है वो पिघलती है, ये फिजिकल चेंज है, लेकिन जब वो पूरी पिघल के गायब होके और एनर्जी दे देती है, लाइट एनर्जी, तो वो केमिकल चेंज हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम फॉर अ सिंपल टॉर्च यूजिंग सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। तो आपको एक टॉर्च की जो है सर्किट डायग्राम बना के देनी है। हमें पता है टॉर्च एक सिंपल सा एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का ग्रुप है, जिसमें क्या है, एक बैटरी लगेगी, टॉर्च लगेगा और स्विच लगेगा और कनेक्टिंग वायर्स है। तो ये आपकी सिंपल सी डायग्राम होगी। फोर्थ क्वेश्चन है, द एक्सट्रैक्ट ऑफ रेड रोज टर्न्स द लिक्विड टू ग्रीन, यानी कि रेड रोज ने जो है लिक्विड को ग्रीन कर दिया। व्हाट विल द नेचर ऑफ लिक्विड एक्स बी। तो एक्स कौन सा लिक्विड है, पहले हमें ये बताना है। व्हाट विल हैपन व्हेन एक्सेस ऑफ आंवला जूस इज एडेड टू द लिक्विड। देखिए, सिंपल सा एक ट्रिक है याद करने के लिए। अगर कलर लास्ट में ग्रीन या ब्लू होता है तो ये मानकर चलिए कि वो बेसिक है। अगर खतरे वाला रेड होता है तो ही फिर वो जो है एसिडिक है। तो यहाँ पर हो गया लिक्विड एक्स इज बेसिक, बिकॉज रेड रोज एक्सट्रैक्ट इज एन इंडिकेटर जो कि उसको ग्रीन में बदलता है। व्हेन एक्सेस आंवला जूस जो कि एसिडिक है उसको अगर डाला जाएगा तो वो बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा, और जो इंडिकेटर है विल चेंज टुवर्ड्स द कलर एज शोन इन द एसिड, यानी कि वापस से वो रेड कलर पे होने लग जाएगा। अगर हम उसमें ज़्यादा डाल देंगे तो, अगर नॉर्मल ही डालेंगे तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, दोनों बराबर स्ट्रेंथ में डालेंगे तो ग्रीन विल टर्न टू द एसिड कलर अगेन, मे बी रेड कलर वापस आ जाए। हाउ डू द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिटरमाइन देयर यूज इन डेली लाइफ, एवरीडे लाइफ। मतलब कौन सा मेटल किस चीज में इस्तेमाल होता है, ये उनकी प्रॉपर्टी से भी डिपेंड करता है। कैसे, आइए इसको भी डिस्कस करते हैं। एक्चुअली इस एक क्वेश्चन में मेटल्स की सारी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर लेंगे, तो ये आपके एक तरीके से रिवीजन भी हो रहा है। तो मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट कर सकते हैं, उनका इस्तेमाल होता है वायर्स बनाने में, जैसे कि कॉपर का मेटल। ठीक है। मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, एक ऐसी चीज़ जिसमें हम मेटल को शीट्स में या वायर्स में बदल देते हैं, जैसे गोल्ड, एल्यूमीनियम, कॉपर। तो ये इस तरह के काम आते हैं। लस्टर, चमकीली, ये ज्वेलरी और डेकोरेशन के काम आता है, गोल्ड और सिल्वर। हाई मेल्टिंग पॉइंट या स्ट्रेंथ, ये कंस्ट्रक्शन के काम में आता है, जैसे कि आयरन या स्टील। नॉन मेटल जो है वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इसलिए ये इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक और रबर। नॉन मेटल्स जो है जैसे कि ऑक्सीजन, ये रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन वाटर की प्यूरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है, और यही कारण है कि बारिश के मौसम में जब पानी आता है तो घरों में हमारे, तो उसमें क्लोरीन डाला जाता है ताकि वो वाटर में से जितने भी हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं उनको किल कर दे। कार्बन ग्रेफाइट जो है वो पेंसिल बनाने के काम आता है। याद रखिएगा, कार्बन एक इकलौता नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इसी के साथ में और में एक क्वेश्चन है, वन ऑफ द मेथड्स ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम गेटिंग रस्टेड इज टू पुट अ थिन कोट ऑफ जिंक मेटल ओवर इट। हम क्या करते हैं, मेटल आयरन को जंग से बचाने के लिए, रस्टिंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की कोटिंग कर देते हैं। सिंस सल्फर डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, कैन इट बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। अब एक कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सल्फर जो है वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो क्या हम सल्फर की जो है कोटिंग आयरन के ऊपर चढ़ा सकते हैं क्या, हाँ या ना, और क्यों। अब सल्फर जो है इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता आयरन को कोट करने के लिए, जैसे कि जिंक है, क्योंकि सल्फर जो है वो कोरोजन को नहीं रखता, मतलब एक प्रोटेक्टिव मेटल कोट नहीं हो सकता उसके ऊपर। इंस्टेड सल्फर इज ए नॉन मेटल एंड विल नॉट प्रोवाइड आर्टिफिशियल प्रोटेक्शन लाइक जिंक। तो उसके ऊपर कोटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, और वो जो है प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम नहीं कर पाएगा। बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ। ये है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको एक केस दिया जाएगा, आप उसको पढ़ोगे और फिर उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन होंगे। आइए बात करते हैं। मैरी एंड मनोज वर क्लासमेट्स एंड गुड फ्रेंड। ऑन टर्निंग 11 मैरी डेवलप्ड अ लिटिल बल्ज ऑन द फ्रंट ऑफ हर नेक। उसके गले पे जो है आगे एक बड़ा सा थैली जैसा कुछ लटक गया गर्दन पे। शी विजिटेड द डॉक्टर हु गेव हर मेडिकेशन एंड आस्क्ड टू टेक आयोडीन रिच डाइट। तो डॉक्टर ने उसको कहा कि आयोडीन आपको खाना पड़ेगा। सिमिलरली अ बम्प वाज डेवलप्ड ऑन द फ्रंट ऑफ मनोज नेक व्हेन ही टर्न्ड 12। हाउएवर द डॉक्टर टोल्ड हिम दैट इट वाज पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। पहला सवाल, व्हाई डिड द डॉक्टर एडवाइज मैरी टू टेक एन आयोडीन रिच फूड। तो ऐसा इसलिए क्योंकि मैरी की जो स्वेलिंग थी वो आयोडीन की कमी की वजह से थी। सेकंड है, व्हाट इज द स्वेलिंग ऑन मैरीज नेक कॉल्ड।
तो मैरी के जो नेक पे स्वेलिंग हो रखी थी, जो थैली जैसे लटक रही थी उसके गर्दन पे, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं गॉइटर, जहाँ पर आपका जो थायरॉइड ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई वाज़ मनोज स्वेलिंग ऑन द फ्रंट ऑफ द नेक कंसीडर्ड नॉर्मल? तो मनोज की जब स्वेलिंग हुई आगे की तरफ गले में तो उसको नॉर्मल क्यों माना गया? तो उसका जो बम्प था वो नॉर्मल ग्रोथ चेंजेस है, जैसे कि हमें पता है वॉइस बॉक्स जो है, लैरिंक्स जो है, वो प्यूबर्टी के दौरान थोड़ा-सा ज़्यादा बढ़ता है और वो आयोडीन के डेफिशिएंसी से नहीं होता, जिसको हम एडम एपल्स भी कहते हैं। आई एम श्योर आपको पता होगा एडम एपल्स के बारे में। फोर्थ पार्ट है व्हाट इज़ द बम्प इन बॉयज़ कॉल्ड दैट डेवलप्स ड्यूरिंग एडोलेसेंस? तो हम उसको बोलते हैं एडम एपल, या हम उसको एनलार्ज्ड लैरिंक्स की तरह भी इसको ट्रीट करते हैं। मतलब वो लैरिंक्स जो है वो एनलार्ज्ड हो जाता है इसमें। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ करते हैं। कीर्ति वाज़ ऑब्जर्विंग अ बटरफ्लाई इन द गार्डन विद हर हैंड रेस्टिंग ऑन द ट्री ट्रंक। Suddenly a red ant bit her, leaving her skin red with stinging pain. Her brother helped her by applying moist baking soda to the affected area, which relieved the pain. When an ant bites, it injects an acid liquid that is called formic acid into the skin. The effect of the skin acid can be neutralized by rubbing moist baking soda, which is a base. तो कीर्ति जो है बटरफ्लाई को देख रही थी, उसका हाथ पेड़ पे था, पेट पे थी चींटी, चींटी ने उसको काट लिया, काटने से उसके जो ददोड़ा पड़ता है वो पड़ गया, उसके दर्द हुआ, भाई आया, उसने बेकिंग सोडा लिया, थोड़ा-सा उसको पानी में डाल के पेस्ट बना के और उसकी जगह पे लगा दिया, उसको आराम मिल गया। तो जब ऐंट हमारे शरीर को काटती है या डंक मारती है, तो वो फॉर्मिक एसिड हमारे शरीर में छोड़ती है। तो एसिड को न्यूट्रलाइज़ बेस से किया जाता है और बेकिंग सोडा जो है वो एक बेस है। चलिए आइए फटाफट से आंसर देते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हिच सब्सटेंस इज़ इंजेक्टेड इंटो द स्किन व्हेन एंट बाइट्स? तो वो क्या है? फॉर्मिक एसिड, आप यहाँ पर लिख दोगे फॉर्मिक एसिड। व्हाई डिड कीर्ति फील रिलीफ आफ्टर अप्लाइंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा? क्योंकि बेकिंग सोडा बेस है, उसने एसिड के साथ रिएक्ट किया और एसिड को खत्म कर दिया, वहाँ पर बन गया नमक, टाटा नमक यानी सॉल्ट बन गया। थर्ड है व्हिच टाइप ऑफ सब्सटेंस इज बेकिंग सोडा? एसिड है या बेस है? तो वो बेस है। और सजेस्ट एनी वन होम रेमेडी कॉमनली यूज्ड इन योर रीजन फॉर ट्रीटिंग एंड बाइट्स? तो आप जो है एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं, टर्मरिक का पेस्ट भी लगा सकते हैं और उसको ठंडक भी दे सकते हैं। अब इन सभी तरीकों से हो सकता है, बट मैं पर्सनली बताऊँ, अगर मुझे कभी कोई चींटी या इवन मॉस्किटो काटता है तो मैं सबसे पहले बेकिंग सोडा ही लगाता हूँ, दैट इज़ द बेस्ट वे। चलिए सेक्शन ई की तरफ बढ़ते हैं। वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सही है। यहाँ पर क्वेश्चन है इन फिगर 3.18, ये रही आपकी फिगर। S2 इज़ ऑन एंड S1 इज़ ऑफ, यानी कि ये ऑफ है और ये ऑन है। तो बताइए कौन-सा लैंप जलेगा? देखो, अगर दोनों स्विचेज़ में से कोई भी एक स्विच अगर ऑफ है, तो इसका मतलब ये है कि करंट फ्लो ही नहीं करेगा और करंट फ्लो नहीं करेगा तो चाहे बल्ब L1 हो या L2 हो, वो नहीं जलेगा। तो अगर S1 ऑन है, S2 भी ऑन है, तभी ये केवल आपके बल्ब्स जलेंगे। अगर दोनों में से एक भी स्विच बंद है, तो फिर आपका कोई भी बल्ब नहीं जलेगा। तो पहले का आंसर हो गया जी, कोई बल्ब नहीं जलेगा। दूसरा है S2 ऑफ है, अगर S2 ऑफ है, तो भी कोई बल्ब नहीं जलेगा, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इफ S1 एंड S2 बोथ आर ऑन, अगर दोनों ही स्विच ऑन हैं, तो फिर आपके लैंप जलेंगे। यहाँ S1 की वजह से L1 जलेगा और S2 की वजह से L2 जलेगा। तो इस केस में दोनों ही बल्ब्स जलेंगे। और इफ बोथ S1 एंड S2 आर ऑफ, दोनों ही ऑफ हैं, तब भी कोई बल्ब नहीं जलेगा। तो केवल एक थर्ड कंडीशन है जिसमें बल्ब्स स्विच ऑन दिखेंगे हमें, बाकी में सब जगह जो है बल्ब बुझे हुए दिखेंगे। तो इस तरह से आप इनके सारे आंसर लिख सकते हैं। सर्किट इज़ ओपन एट S1 तो कोई लैंप नहीं जलेगा, सर्किट इज़ ओपन एट S2 सर्किट में तो लैंप नहीं जलेगा। सर्किट दोनों ही क्लोज़ हैं, अगर S1 और S2 दोनों ऑन हैं तो दोनों ही बल्ब जलेंगे और सर्किट अगेन ओपन हो जाएगा तो बल्ब नहीं जलेंगे। इसी क्वेश्चन के और में एक पार्ट और है, रीड द फॉलोइंग स्टोरी इको फ्रेंडली पृथ्वी एंड टिक द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट, प्रोवाइड अ सूटेबल टाइटल फॉर ऑफ योर चॉइस फॉर द स्टोरी। तो ये भी आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। पृथ्वी इज प्रिपेयरिंग अ मील इन द किचन, वो खाना बना रहा है। ही चॉप्स वेजिटेबल्स, पील्स पोटैटोज और कट विद फ्रूट। तो ये सब फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज? सब्जियों को काटना, छिलके उतारना, फ्रूट्स को काटना, इनमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा। ध्यान रखिए केमिकल चेंज तभी होता है जब कोई नई चीज़ बनती है। तो यहाँ पर ये फिजिकल चेंज हुआ। ही कलेक्ट्स द सीड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पील इनटू अ क्ले पॉट। तो उन सभी काटी हुई चीज़ों को उसने क्ले पॉट में डाला
तो ये चेंज फिजिकल है या केमिकल, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, तो ये भी फिजिकल है। द fruits, vegetable, peels and other materials begin to decompose due to the action of bacteria and fungi. अब जब उसके ऊपर बैक्टीरिया और फंजाई एक्ट करेंगे तो उसमें धीरे-धीरे चेंजेस आने लगेंगे और नया सब्सटेंस बन जाएगा। इसलिए ये चेंज केमिकल चेंज होगा। He decides to plant seeds in the compost and water them regularly. After a few days, he notices that the seed begins to germinate and small plants start to grow, eventually blooming into a colorful flowers. अब यहाँ पर जो चेंज है ये रिवर्सिबल नहीं है। एक बार पौधा बड़ा हो गया, फूल निकल गए तो वापस वो छोटा-सा सीड नहीं बन सकता, तो दिस इज़ अ केमिकल चेंज। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, इन फिल इन द ब्लैंक्स को हम कंप्लीट करते हैं। आइए एक साथ डिस्कस करते हैं। नलिनी ऑब्जर्व दैट द हैंडल ऑफ हर साइकिल हैज़ गॉट ब्राउन डिपॉज़िट। द ब्राउन डिपॉज़िट आर ड्यू टू, किसकी वजह से होता है वो? एंड दिस इज़ द कौन-सा चेंज है, केमिकल या फिज़िकल चेंज? तो ये जो है कोरोजन की वजह से होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन की वजह से होता है और ये एक केमिकल चेंज है। सेकंड है फोल्डिंग अ हैंडकरचीफ इज़ अगर आप हैंकी को फोल्ड कर रहे हो तो वो किस तरह का चेंज है? वो एक फिजिकल चेंज होगा एंड कैन बी रिवर्स्ड, इसको वापस से रिवर्स किया जा सकता है। थर्ड है अ केमिकल प्रोसेस इन व्हिच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कंबशन, जहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है और हीट निकलती है। और ये एक इस तरह का चेंज है, ये एक केमिकल चेंज है। फोर्थ है मैग्नीशियम, जब इसको एयर में बर्न किया जाता है तो ये एक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। द सब्सटेंस फॉर्म्ड, ये किस तरह का होता है? एसिडिक होता है या बेसिक होता है? तो ये होता है बेसिक। और बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज एक्चुअली कैसा चेंज है? केमिकल चेंज। तो इस तरीके से आप इन सारे आंसर्स को यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। इसमें है मैच द यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन कॉलम 1 विद कॉलम 2। जैसे कि यहाँ पर है यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग, तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए हम यूज़ करते हैं मेटल्स जैसे कि कॉपर। मोस्ट मैल्येबल और डक्टाइल कौन-सा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट, ये तो ऑक्सीजन होना चाहिए। प्लांट्स ग्रो हेल्दी व्हेन फर्टिलाइजर कंटेन इट आर एडेड, नाइट्रोजन होना चाहिए ये। और यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन, ये क्लोरीन होना चाहिए। तो पहले अपन बात कर लेते हैं कि इन्होंने ये जो चेंजेस मतलब हमें कि उल्टा-पुल्टा करके दे रखे हैं, जंबल ये क्या है? तो ये बनेगा आपका ऑक्सीजन, यहाँ पर आपका बनेगा क्लोरीन, यहाँ आपका बनेगा कॉपर और ये बनेगा आपका नाइट्रोजन और ये बनेगा ओजीडीएल, आपका बनेगा गोल्ड। आइए अब इसके आंसर देख लेते हैं। यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है कॉपर। मोस्ट मैल्येबल एंड डक्टाइल जो है वो है गोल्ड, क्योंकि इसकी जितने भी शीट बना लो, जितना पतला करके छोटा करके चेन बना लो, तब चलता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके बिना नहीं रह सकते वो है ऑक्सीजन। प्लांट्स किस तरह के फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है? नाइट्रोजन वाले। और वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्लोरीन। वीडियो थोड़ा-सा बड़ा ज़रूर हुआ है दोस्तों, लेकिन क्या करूँ, अगर आपको पेपर सही तरीके से समझाना है तो कॉन्सेप्ट समझाना ज़रूरी है। सिर्फ़ क्वेश्चन बताने से कुछ नहीं होगा। तो अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही दोस्तों, अपना ध्यान रखें, मम्मी-पापा का कहना मानें और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए, हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन।